दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी इस सीरीज़ को जो कि चमाला वैली की है, इसको एंजॉय कर रहे होंगे। पहली एपिसोड में हमने देखा कि कैसे केनेथ एंडरसन पहुंचते हैं अपनी स्टुडबेकर कार पे नागापटला पे, और वहाँ पे पहुंचने के बाद लोगों से मालूमात लेते हैं इस आदमखोर के बारे में। मुख्तलिफ लोग उनके पास आते हैं और इसके बारे में अपने अपने एक्सपीरियंसेस और इसके जो वारदातें होती हैं, कार्रवाइयाँ होती हैं, उसके बारे में बताते हैं। इन साइट्स को भी ये विज़िट करते हैं जहाँ पे ये सारी किल्स इस आदमखोर ने की होती हैं। अब ये कुछ प्लान इस तरह करते हैं कि ये चाहते हैं कि 4 मुख्तलिफ़ जगहों पे, जो कि ये पूरी एक चमाला वैली है, उसके मुख्तलिफ़ कोनों में हर जगह पे एक एक बेट बांध दी जाए, एक बछड़ा बांध दिया जाए और इस आदमखोर को उसकी आवाज़ के साथ वहाँ पे बुलाया जाए। तो ये फ़ौरन से ही अपने लोगों के साथ मिलके 4 बेट ख़रीद लेते हैं और इनको मुख्तलिफ़ जगहों पे बांध देते हैं। पहला होता है कुंडलपेटा में, दूसरा अंबलमेरू में, तीसरा नरसिम्हा चमरू और चौथा पोलीबोनू के फ़ॉरेस्ट के अंदर। जब इनको अपने लोगों से कंफर्मेशन आ जाती है कि चारों जगहों पे जो उन्होंने बताई थी वहाँ पे ये बछड़े बांध दिए गए हैं और ये बेट अब इस किल का इंतज़ार करेगी कि किसी भी तरीके से आइडिया हो जाए ये लोकेशन कहाँ पे है इस आदमखोर की, ताकि उस हिसाब से ही उस सेलेक्टेड जगह को पकड़ के वहाँ पे इसके लिए किल की तैयारी की जा सके। अब अपनी बंदूक पकड़ के निकल पड़े एंडरसन पोलीबोनू के लिए। सबसे पहले अपनी स्टुडबेकर कार में बैठ के इस जंगल के कच्चे पक्के रास्तों से होते हुए, इन्हीं हरे भरे इलाकों के दरमियान से होते हुए हर जगह नज़र दौड़ा रहे हैं और बस इनकी ख्वाहिश है कि किसी भी तरीके से इस आदमखोर के बारे में कोई भी सुराग मिल जाए, ताकि ये अपनी काम को मुकम्मल करें और इससे लोगों को छुटकारा दें। अकेले ही चल पड़े हैं ये अपनी इस कार में और चलते चलते आखिर वो मुकाम आ गया जहाँ पे ये कच्ची सड़क अब ख़त्म हो गई है। इससे आगे अब गाड़ी नहीं जा सकती, अब इनको पैदल ही आगे जाना पड़ेगा। तो एंडरसन गाड़ी को यहीं पे रोक के अब अपनी बंदूक पकड़ के आगे घने जंगल में चल पड़े हैं पैदल ही। सुबह का ये वक्त है, सुबह सुबह का, जब ये निकल पड़े हैं जंगल की इस कार्रवाई में। दबे पाँव इन जंगलों में से होते हुए, झाड़ियों में से गुज़रते हुए, बस आसपास का ख्याल रखते हुए हर जगह नज़र दौड़ाए जा रहे हैं और इनकी बस ख्वाहिश है कि किसी भी तरीके से इनको आइडिया हो जाए कि कहाँ पे ये आदमखोर मौजूद है। इसी सर्च के दौरान इनको पग मार्क्स नज़र आते हैं एक टाइगर के। ये वहीं पे रुक जाते हैं और देखते हैं इस पग मार्क्स को गौर से। लेकिन जैसा कि इन्होंने पहले इस आदमखोर के पग मार्क्स को देखा नहीं था, तो इनको आइडिया नहीं हो पाता कि ये उसी के पाँव के निशान है या किसी और के। लेकिन फिर भी ये उसका अच्छे से जायज़ा ले लेते हैं ताकि इनको आगे जाके ये काम आ सके। मज़ीद अब आगे जंगल में बढ़ते हैं। इनके कदमों की जो चाप है वो इन्हीं झाड़ियों के ऊपर से होती हुई आहिस्ता आहिस्ता दबे पाँव ये चलते जा रहे हैं अपने एक स्पेशल तरीके से, ताकि आसपास के जानवरों को भी ख़तरा ना हो और उनको इल्म ना हो कि यहाँ पे कोई आदम घुस आया है, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि किसी भी की तरह की मूवमेंट की वजह से इनके बारे में पता लगे यहाँ के जानवरों को या उस आदमखोर को, अगर तो वो यहीं पे मौजूद है। आगे बढ़ते हुए जंगल है, गहरा जंगल, तो ये एकदम से रुक जाते हैं, एकदम से इनके कदम हॉल्ट हो जाते हैं। ये देखते हैं कि सामने एक स्लॉथ बियर मौजूद है जो कि एक दरख्त के अंदर खूब अपना मुंह डाल के और वहाँ से दीमक को ज़ोर ज़ोर से खींच रहा है और खाने की कोशिश कर रहा है। जब वो ज़ोर से खींचता है दीमक को अपने होठों से आवाज़ बना के, तो एकदम से एक बहुत शदीद आवाज़ निकलती है उसके अंदर से, जो कि बिल्कुल ही शोर सा मचा देती है इनके इस इलाके में। ये वहीं पे एकदम से रुक के अपनी सांसें रोक के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इनको आइडिया है कि अगर तो इस बियर ने इनकी तरफ देख लिया तो बस यहाँ पे इनकी लड़ाई भी हो सकती है और कुछ पता नहीं कि इसको मारने के लिए इन्हें गोली चलानी पड़े और इससे जो यहाँ पे अगर आदमखोर मौजूद भी होगा तो वो भी यहाँ से भाग सकता है। तो यहीं पे अपने बस सांसें रोक के और कदम जमा के खड़े हो जाते हैं। ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ से ये चला जाए, मेरा रास्ता क्लियर हो
और मैं अपने आगे काम को बढ़ जाऊं। अब ये काफ़ी देर तक यहाँ पे वेट करते रहते हैं और चाहते हैं कि बस अपना ये दीमक का जो भोजन है मुकम्मल करे और यहाँ से जाए, लेकिन वो भी है कि कुछ यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा। तो ये क्या करते हैं कि एकदम से खांचने की आवाज़ निकालते हैं, ज़ोर ज़ोर से खांसते हैं ताकि उसका ध्यान यहाँ से भटके और वो यहाँ से जाने की कोशिश करे। हालांकि ये उलट भी हो सकता था कि इनके खांसने की वजह से वो इनकी ओर लपकता, लेकिन जैसे ये ज़ोर ज़ोर से खांसते हैं तो वो जो भालू होता है वो उनको देख लेता है और वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसके तासुर बता रहे होते हैं कि अब वो कुछ खुश नहीं है इनसे। वो एकदम से खड़ा हो जाता है अपने दोनों पाँव पे और अपने हाथों को उठा लेता है। ऐसा दिखाता है कि जैसे अब वो इनके ऊपर हमला करने वाला है और उसने पूछा है कि तुमने आखिर मेरे भोजन में क्यों रुकावट डाली, क्या वजह है। लेकिन ये अब मज़ीद अलर्ट हो गए हैं और उन्होंने हाथ रख लिया है अपनी बंदूक के ट्रिगर के ऊपर, क्योंकि इनको पता है अब इनके ऊपर हमला होने लगा है। एक बार फिर से कहते हैं कि क्यों ना एक बार ज़ोर से दोबारा खांस के देख लिया जाए, हो सकता है ये यहाँ से भाग ही जाए। वो फिर से ज़ोर ज़ोर से खांसते हैं, लेकिन बंदूक के ऊपर ट्रिगर अभी भी मजबूत है कि अगर हमला होगा तो फ़ौरन यहीं पे गोली दाग दूंगा। जब ये दोबारा ज़ोर ज़ोर से खांसते हैं तो वो एकदम से बस बेबस हो जाता है वो भालू, जैसे कि शायद दिल में कह रहा हो कि आय हाय कहाँ पाला पड़ गया मेरा। और वो फ़ौरन से अपने आप को गोल गोल घुमाता हुआ अपने जंगल में वापस चला जाता है, हुफ हुफ की आवाज़ें निकालता हुआ, जैसे कि भालू एकदम से आवाज़ें निकालता है और एकदम से कलाबाजियाँ खाता हुआ ज़ोर ज़ोर से अपने पाँव को आगे बढ़ाता हुआ ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी जाता है जैसे कि कोई बड़ा सा बॉल आगे की तरफ किसी ने फेंक दिया हो। खैर इनकी तो जान में जान आती है, क्योंकि यहाँ पे तो बस एक ऐसे जानवर से राब्ता हो गया था, वास्ता पड़ गया था जिसकी तवक्को नहीं थी। दोस्तों यहाँ पे वाकई जितने भी ये शिकारी हजरात थे, इनकी हिम्मत को, इनके हौसले को, इनकी बहादुरी को दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए कैसे घने जंगल में सिर्फ अकेले हैं ये इस वक्त। इनके आसपास कोई और साथी नहीं है और अकेले ही ये इस एडवेंचर में इस किल को करने के लिए, अपने मकसद को मुकम्मल करने के लिए जंगल में आ गए हैं। सिर्फ एक बंदूक का सहारा है और अपनी हिम्मत है, अपने ऊपर यकीन है। आसपास सिर्फ जंगली झाड़ियाँ, जंगली पत्ते, दरख्त, जंगली जानवर और बस इनका शौक़, इनका पैशन, इनका ऑब्सेशन वो मौजूद है, जिसकी हिम्मत से ये आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस लगन में कि मैं किसी भी तरीके से इस आदमखोर को ढूंढ के मार दूं। आगे बढ़ते हुए ये देखते हैं कि जब पहुंचते हैं इस इलाके पे जहाँ पे इन्होंने पहली बेड़ बांधी होती है, तो वहाँ पे जो बछड़ा होता है वो बिल्कुल सही सलामत होता है। वो आराम से मस्ती में बैठा हुआ अपना चारा खा रहा होता है, जो चारा उसके आगे रखा होता है, और वहाँ पे अभी तक ये आदमखोर नहीं आया होता। इस जगह को देखने के बाद ये निकल पड़ते हैं दूसरी जगह के ऊपर, जो कि होती है अंबल मैरू के नाम से। अंबल मैरू तक पहुँचने तक इनको थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि सारा जंगल का रास्ता है। वहाँ जब ये पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पे बछड़ा मौजूद नहीं है, जो कि लोगों ने यहाँ पे बांधा था, मज़दूरों ने, और देखते हैं कि बहुत ही मजबूती से उसकी वो रस्सी बांधी गई थी और ज़ोर से तोड़ के उस रस्सी को, उस बछड़े को वहाँ से वो जानवर ले जाता है जो भी इसको लेके जाता है। जब ये इन्वेस्टिगेट करते हैं, जायज़ा लेते हैं, तो इनको वहाँ पे एक बाघ के, टाइगर के पग मार्क्स मिल जाते हैं, जो कि इशारा कर रहे होते हैं कि ये बाघ का ही काम है। उस बछड़े को मारना भी और इतनी मजबूत रस्सी को तोड़ना भी ये बाघ के ही बस की बात है। ये उसी की बहादुरी की बात है, ये उसी की ताकत की बात है। अब इनके दिल में ये कुछ तसल्ली होती है कि शायद यही आदमखोर हो जो कि इस बछड़े के ऊपर हमला करके इसको यहाँ से ले गया है। अब ये उसके जो घसीटने के निशानात होते हैं, इसको ड्रैग करने के निशानात होते हैं, उसको फॉलो करते करते आगे मज़ीद चलते हैं जंगल में, घने जंगल में। इनको ये आइडिया होता है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता कितनी दूर अपनी गाड़ी से आ गया हूँ इस गहरे जंगल के अंदर। इन्हीं जो घसीटने के निशानात को फॉलो करते करते ये आगे जब जंगल में बढ़ते हैं तो इनको वहाँ पे एकदम से लंगूर की कॉल सुनाई देती है, उसकी आवाज़ें सुनाई देती हैं। जी हाँ दोस्तों, लंगूर की आवाज़ें, उसकी कॉल। यहाँ पे
आप सबको इस चीज़ का इल्म होगा क्योंकि आप सब बहुत शौक़ से इस सारी जंगल की स्टोरी सुनते हैं कि जो लंगूर की कॉल होती है, आवाज़ होती है, ये एक तरह से सिग्नल होती है जंगल में, बता रही होती है अपने आसपास के जानवरों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को कि यहाँ पे ख़तरा मौजूद है, यहाँ पे बाघ मौजूद है। तो इनको आइडिया हो जाता है कि वो बाघ जो है वो कहीं ज़्यादा दूर नहीं अभी तक गया, वो कहीं आसपास ही है, क्योंकि इनको दिखाई देता है वो लंगूर, और लंगूर देख रहा होता है उस बाघ को जो कि वो शाउट कर रहा होता है पैनिक में, अपने फ़ियर में आवाज़ें निकाल रहा होता है। ये किसी भी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करते हुए मज़ीद उसकी करीब जाने की कोशिश करते हैं ताकि इनको आइडिया हो सके कि वो बाघ की असल लोकेशन है कहाँ पे। अब ये इतना करीब पहुँच जाते हैं कि इनको लंगूर साफ साफ दिखाई दे रहा होता है, और जिस तरफ लंगूर देख के आवाज़ निकालता है उसी तरफ इनको आइडिया होता है कि बाघ उसी दिशा में उसी ओर मौजूद है। ये अपनी हल्की सी जगह को पीछे करते हुए थोड़ा सा लंबा चक्कर काट के मज़ीद पीछे से आने की कोशिश करते हैं ताकि वो एक ऐसे एंगल से देखें जहाँ से बाघ इनको नज़र आ जाए। अब ये एक ऐसी जगह पे पहुँचते हैं जो कि डिफरेंट एंगल होता है इसी जगह का, ताकि व्यू पे इनका क्लियरेंस हो सके। अब इनकी ख्वाहिश तो थी कि इनको बाघ नज़र आ जाए, लेकिन बेख्वाहिश इनको क्या पता था कि वो जो लंगूर है जो शोर मचा रहा है वो इनको भी देख लेगा और वो मज़ीद शोर मचाना शुरू कर देगा। अब वो इनको देख लेता है और मज़ीद अपनी आवाज़ निकालना शुरू कर देता है जो कि जंगल में फैल रही होती है। वो इनको देखता है, ये उसको देखते हैं, और वो कभी देखता है बाघ को। तो अब ये जो एक सर्कल सा बन जाता है लंगूर का, इनको देखने का और बाघ को देखने का, तो इनको आइडिया ये कंफर्म हो जाता है कि वो मुझे भी देख के घबरा रहा है और आवाज़ें निकाल रहा है, और फिर देखता है उस बाघ की ओर और उसको भी देख के डरता है, फिर आवाज़ें निकालता है। तो ये उसकी घबराहट और बढ़ जाती है, उसकी आवाज़ें निकालने की जो स्पीड होती है ये और बढ़ जाती है। ये तो कंफर्म इनको हो गया था कि यहाँ पे बाघ मौजूद है क्योंकि ये आवाज़ें निकाल रहा है लंगूर। बस ये चाहते थे कि मैं उसको किसी भी तरीके से देख लूँ। अब ये क्या करते हैं कि एक दरख्त की शाख को पकड़ के जो थोड़ा सा उठ के देखते हैं तो इनको वो बाघ नज़र आ जाता है जो कि बैठा होता है कुछ ही दूर। लेकिन जैसा कि ये एक शाख पकड़ के थोड़ा सा ऊपर उठते हैं तो देख पाते हैं वो शाख इनके हाथों से निकल जाती है और ये एकदम से थोड़ा नीचे को होते हैं। ये चीज़ फ़ौरन इस बाघ का ध्यान इनकी ओर कर देती है और वो बाघ फ़ौरन ही खड़ा हो जाता है अपना किल को छोड़ के और इनकी तरफ देखना शुरू कर देता है। और जैसे ही इनकी तरफ देखता है कि ये एक इंसान मेरे शायद पीछे आ गया है, मुझे शायद परेशान कर रहा है मेरे भोजन के टाइम, मेरे खाने के टाइम, तो वो एक ज़ोरदार धाड़ लगाता है कि ख़बरदार यहाँ पे मज़ीद ना आना, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल करूँगा, और अपने उस किल को उठा के आगे की तरफ चला जाता है। एंडरसन साहब वहीं पे खड़े के खड़े रह जाते हैं। बाघ भी अपने इस शिकार को उठा के आगे की ओर निकल जाता है मज़ीद गहरे जंगल में, और वो जो लंगूरों का पूरा एक टोला था, उसकी पूरी फैमिली थी, वो भी घबरा के कि ये लोग कहाँ आ गए हमारे इस घरों के आसपास, वो भी आगे गहरे जंगल में जाना शुरू कर देते हैं। तो अकेले रहते हैं एंडरसन वहाँ यहाँ पे। अब मज़ीद ये आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से उसके पीछे तो जाना ही है और इसका पता तो लगाना है कि ये आखिर वही बाघ है या नहीं, क्योंकि इसको मार के ही अब मैं दम लूँगा। एहतियात के साथ दबे पाँव मज़ीद आगे जंगल में ये चलते रहते हैं। इसी अपने कदमों की टाप के साथ आहिस्ता आहिस्ता टहनियों के ऊपर इनके पाँव पड़ते हुए कहीं टहनी टूटने की आवाज़ आती है गहरे जंगल में, जहाँ पे अब इनको खौफ भी है कि बाघ भी यहाँ मौजूद है, लेकिन एक हिम्मत भी है कि मैंने यहाँ पे अपना काम मुकम्मल करना है। आगे बढ़ते हुए इनकी नज़र पड़ती है एक कौवे की तरफ जो कि एक दरख्त पे बैठा है और किसी दूसरी ओर देख के वो खूब काएँ काएँ कर रहा है, एक शोर मचा रहा है। इनको ये आइडिया हो जाता है कि वो बाघ लाजमी इसके आसपास जाके बैठा है और अपने किल को खा रहा है, क्योंकि ये कौवा जो है वो उसकी तरफ देख रहा है और ललचाई हुई ज़बान से अपनी जो नज़रें हैं वो गाड़ी हुई हैं इसने उसके खाने के ऊपर, और ये चाहता है कि मैं शोर मचा रहा है कि बस मुझे भी कुछ मेरा हिस्सा मिल जाए, कुछ मुझे भी खाने को मिल जाए। अब वो जैसे कि बाघ अपने शिकार पे मौजूद है, वो खा रहा है, तो कौवे मियाँ की इतनी हिम्मत तो नहीं है कि वो वहाँ पे जाए और वहाँ से मार खा के वापस आए। तो बस ये अपनी टहनी पे बैठा हुआ दूर दूर से दिल ललचा रहा है और शोर मचा रहा है कि
चलो अब तुम भी जाओ जल्दी ताकि मैं भी कुछ अपना हिस्सा खा लूँ। तो ये इस कंडीशन को एंडरसन समझ जाते हैं कि बाघ अब यहीं पे मौजूद है और किसी भी तरीके से मैं अब इस वाले मौके को छोड़ूंगा नहीं। एंडरसन साहब को मौजूद होता है कि यहाँ पे जो मेरी मौजूदगी है, यहाँ पे अब इस बाघ को पता नहीं लगना चाहिए कि मेरी यहाँ पे प्रेजेंस है, क्योंकि अगर उसको पता लगा तो वो दोबारा मज़ीद आगे गहरे जंगल में चला जाएगा और ये मेरे लिए मज़ीद मुश्किल हो जाएगी। तो वो अपनी इसी जगह पे बैठे रहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अब ये अपना भोजन करके जैसे ही यहाँ से उठेगा तो मैं एक अच्छा मौका देखते हुए आसपास से किसी दरख्त के ऊपर बैठ जाऊँ और उसके वापस आने का इंतज़ार करूँ और यहीं पे उसको मार दूँ, क्योंकि ये हम जानते ही हैं कि किल करने के बाद, अपना भोजन करने के बाद जो बाघ है ये अपना टहल के घूम फिर के उस खाने को हज़म करके वापस उधर ही आएगा और इसको दोबारा से अपना निवाला बनाएगा। यही होता है कि इनका ये सब्र काम आता है कि जैसे ही वो अपने भोजन को मुकम्मल करता है, बछड़े को खा के फारिग होता है, तो वो बाघ वहाँ से कुछ टहलने के लिए, अपने खाने को हज़म करने के लिए साइड पे चला जाता है। और ये देखते हैं कि वही कौवा खूब काएँ काएँ कर रहा है, लेकिन अभी भी उस खाने के ऊपर जा नहीं रहा। ये आहिस्ता आहिस्ता उसी बछड़े की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि बाघ ने बहुत ही खूबसूरती से अपने खाने को घास के नीचे छुपा दिया होता है, ताकि कौवा और बाकी जो आसपास के जानवर हैं जंगली, वो इसको निशाना ना बनाएं और इसके खाने को हज़म ना कर लें। अब एंडरसन वहाँ पे देखते हैं कोई अच्छा सा दरख्त इनको मिल जाए जहाँ पे बैठ के ये आराम से उस बाघ के आने का इंतज़ार करें और घात लगा के बैठ जाएं, ताकि जैसे ही वो बाघ आए तो इसको ये मार दें। एंडरसन को मालूम होता है कि अब मैं सुबह यहाँ पे आया था इस गहरे जंगल में करते हुए, मुझे अब यहाँ दरख्त पे अगर मैं चढ़ता भी हूँ तो 12 साढ़े 12 का टाइम हो जाएगा और डिपेंड करता है कि कितना टाइम मुझे मज़ीद लगेगा इसके अंदर। शाम भी हो सकती है और रात भी हो सकती है। अगर तो ज़्यादा रात गहरी हो गई तो मेरे पास तो कोई इंतज़ाम भी नहीं कि मैं वापस जाऊँ इतनी दूर अपनी गाड़ी तक, जो कि पोली बोनू के जंगल के शुरू होते हुए ही खड़ी थी। अच्छा खासा रास्ता है 4 मील का, 3 से 4 मील का। ये सब चीज़ें एंडरसन के दिमाग में मौजूद होती हैं कि मैं अगर दरख्त पे बैठ के वेट करूँगा तो कितना ख़तरा है, अगर वापस जाता हूँ तो ये मौका शायद मुझे दोबारा ना मिल पाए। उसने इस बछड़े को भी मार दिया है तो जो मकसद था वो ही पूरा हो गया है। यहाँ बैठने में ही शायद बेहतरी है, ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अब जैसे कि एंडरसन बहादुर थे और एडवेंचर्स भी थे, तो वो चाहते हैं कि मैं इस एडवेंचर का भरपूर मज़ा लूँ और ये रिस्क लूँ। वो यही फ़ैसला करते हैं कि मैं इस दरख्त पे बैठूँगा। एंडरसन उस दरख्त को एक सिलेक्ट करके और वहीं पे बैठ जाते हैं, अपने पूरे होश-ओ-हवास को काबू में रखते हुए, और इंतज़ार होता है कि कब ये बाघ वापस आए और किसी भी तरीके से मैं इसको अपना निशाना बनाऊं। तो दोस्तों, अपना सेकंड पार्ट हम यहीं पे मुकम्मल करेंगे। तीसरा और लास्ट पार्ट जल्दी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अपने आसपास के दोस्तों को हमारी वीडियोस के बारे में, हमारे इन ऑडियो बुक्स के बारे में आगाही दीजिए, ताकि वो भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकें और खूब एंजॉय कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड डे।